आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फेस्टिवल जिसको हम कहते हैं चुनाव, साल 1992 से लेकर 1952 से लेकर साल 2024 तक इन सारी चुनावी प्रक्रिया में हर समाज की कितनी हिस्सेदारी रही, किस प्रकार से चुनावों के अंदर लोगों ने हिस्सा लिया, किस प्रकार से कितना प्रतिनिधित्व हर समाज का उसमें रहा। एक दूसरी बात ये कि किस प्रकार से जो है सेकुलर पार्टियों का माइनॉरिटी ने किस प्रकार से उनका साथ दिया, वो साथ देते देते माइनॉरिटियों का कितना प्रतिनिधित्व राजनीति के अंदर रहा और किस प्रकार से जो है सरकार के मंत्रियों के अंदर कितना उनका योगदान रहा। इस सारी चर्चा के लिए हमारे साथ आज हैं स्टूडियो में हमारे आमिर शेख साहब, जो एक राजनीतिक विश्लेषणकार बताए जाते हैं, जो कि देश आज़ाद होने से लेकर अब तक जितने भी चुनाव यहाँ पर हुए उसमें माइनॉरिटी की कितनी हिस्सेदारी रही, खासकर वो माइनॉरिटी का सबसे बड़ा समाज जो कि मुस्लिम कहलाता है, जो 73% से ज़्यादा उसकी हिस्सेदारी बताई जाती है माइनॉरिटी में। सर, तो ये जो एनालिसिस आप जो आज करने वाले हैं, ये एक ऐसा एनालिसिस बताया जाता है कि देश आज़ाद होने के बाद से लेकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर जो इतर समाज है, उन समाजों में सबसे ज़्यादा समाज जो है मुस्लिम समाज माना जाता है। क्या लगता है कि इन जो सेकुलर पार्टियों ने किस प्रकार से उन समाजों को प्रतिनिधित्व दिया या किस प्रकार से उनके साथ क्या व्यवहार किया, क्या बता सकते हैं इसके बारे में? जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि ये देश को हिंदू और मुसलमान सब लोगों ने मिलकर आज़ाद किया, लेकिन अगर मैं आज़ादी के बाद से लेकर 2024 तक की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का राजनीतिक शोषण हुआ है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 28 दिसंबर 1927 को कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें मुसलमानों को ये एश्योरेंस दिया गया था कि आपकी आबादी के हिसाब से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको जो है राजनीति में जो है सीट रिजर्व दी जाएगी और जिस प्रकार से एससी और एसटी को दी जाए। राइट, जिस तरीके से ये एक वादा किया गया था और फिर उसके बाद जैसे देश आज़ाद होता है 1947 में इस वादे को तोड़ा गया, एक स्ट्रैटेजिकली एम्बिगिटी के तरीके से इस वादे को तोड़ा गया और 1952 से लेके आज तक जो है मुसलमानों के साथ सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक शोषण हो रहा है। यानी कि ये जितना भी सेकुलर पार्टियों पर जितनी कम्युनिटी अपनी साथ दे रही है, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी जो साथ देती है उनको आ रही है, उनका सिर्फ शोषण किया जा रहा है, आपका ऐसा कहना है? Yes. क्योंकि ये जो लोकसभा के जो एमपीज होते हैं उसमें तो बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट चुन कर गए, बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवार चुन कर गए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। जैसे लोकसभा के एमपी मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंस 1952 से लेकर अगर मैं 2019 तक की बात करूं तो देश में 8,992 एमपीज जो है वो इलेक्ट होकर आए। ये मैं सारी ऑल सेक्युलर पार्टीज के एमपीज की बात कर रहा हूं और उसमें सिर्फ और सिर्फ 520 मुस्लिम्स चुनकर आते हैं। अगर आप डिप्रीवेशन रेट की बात करूं तो 66.23% डिप्रीवेशन है और जबकि 520 एमपी चुनकर आए, होना चाहिए था 1070 एमपी चुनकर आने चाहिए थे। ये वही पार्टियां हैं जो हमेशा सबका साथ सबका विकास और अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम मुसलमानों का या माइनॉरिटी का अपीसमेंट करेंगे, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है, सीट शेयरिंग की बात आती है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक अछूत की तरह हमें सीट देते हैं। 1070 एमपी चुनकर आने चाहिए थे जबकि सिर्फ 520 एमपी चुनकर आए। यानी कि इन सेक्युलर पार्टियों ने जिस प्रकार से देश के अंदर माइनॉरिटी के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो 1952 में जो उनकी लोक संख्या थी और अब 2019 तक, अगर आपके पास जो डेटा बताया जा रहा है आपका, तो 2019 तक जो ये लोक संख्या थी, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एमपीज की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो संख्या ना बढ़ते हुए 1070 ना बल्कि सिर्फ 500 ही रह गई, यानी कि 500 लोग चुने गए। ये आपका कहना है? राइट। और जैसे मैं अगर करंट सिचुएशन की बात करूं तो 2024 में जहां तक के हाइपोथेटिकली 24 एमपीज जो है मुस्लिम गॉट इलेक्टेड और आबादी के हिसाब से 77 एमपीज आने चाहिए थे। यानी कि फिलहाल के अभी जो चुनाव हुए 2024 के, उसमें 77 खासदार बनकर आना चाहिए था, लेकिन चुने जाते हैं सिर्फ 24। ये वही राजनीतिक पार्टियां हैं जो सिर्फ इन्हें मुसलमान शब्द लेने से ये घबराते हैं और ये हमेशा माइनॉरिटीज कहते हैं और सीट शेयरिंग में जब भी सीट शेयरिंग की बात आती है तो ये हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं देते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 48 सीटों का, अगर जिस प्रकार से बहुत सारा एनालिसिस आप बता रहे हैं हमारे सामने, तो 48 सीटों की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में किस प्रकार से जो है खासकर मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा रहा उसके अंदर? मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो 1952 से लेकर जो है महाराष्ट्र में 4,395 एमएलए जो है वो चुनकर आए। नहीं, अगर एमपीज की अगर हम बात करेंगे तो 48 सीटें हैं, इनका क्या ड्रॉप आउट रेट रहा होगा? महाराष्ट्र में अगर देखें हम तो 1998 से लेकर 2019 तक
महाराष्ट्र में 2004 में सिर्फ मिस्टर अंतुले जो है वो पहले मुस्लिम एमपी चुनकर आते हैं, और 2019 में मिस्टर इम्तियाज़ जलील 20 साल में जो है सिर्फ ये 2 एमपी जो है चुनकर आते हैं। और जबकि देखा जाए तो महाराष्ट्र में 48 जो है वो लोकसभा की सीट है। और उसी तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने आर्टिकल में लिखा कि विधान परिषद में ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, इन्होंने 0 मुस्लिम सीट दी। और उन्होंने आर्टिकल में ये लिखा कि इन द हिस्ट्री देयर इज नो मुस्लिम लेजिस्लेचर इन द विधान परिषद। यानी कि हाल ही में जो विधान परिषद के चुनाव है महाराष्ट्र विधानसभा विधान परिषद के, वहां पर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट एज एमएलए नहीं है। और सबसे बड़ी बात 48 सीट में से भी इन्होंने नहीं दिया। अब रहा सवाल देखना ये है कि आने वाले विधान सभा के चुनाव में जो 288 सीट है, ये लोग मुसलमानों का जिस तरीके से इतिहास से शोषण करते हुए आएंगे, या शोषण ही करेंगे, या हमें देखना है कि हमारी हिस्सेदारी के बराबर हमें सीट मिलेगी। क्या लगता है कि इस बार जो 48 सीटों में से जो प्रतिनिधित्व यहाँ से गया होगा, खासकर अगर हम बात करेंगे तो मराठा समाज की, किस प्रकार से उन्हें एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके अपना प्रतिनिधित्व उतारा मैदान में, और हर सेक्युलर पार्टियों ने खास जोर 48 सीटों में से मराठा समाज को दिया, क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, मराठा समाज के जो योद्धा हैं मिस्टर जरांगे पाटिल, मैं समझता हूं कि इनके पास सियासी शऊर है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, और इन्होंने अपने समाज को लेकर एक लड़ा खड़ा किया जिस तरीके से आरक्षण के लिए वो लड़ रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आप अगर देखें, लोकमत का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 26 MPs गॉट इलेक्टेड, जो फर्स्ट टाइम पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा में, और ये 26 के 26 जो है वो मराठा समाज से आते हैं। तो यही वो चीज़ है कि मुसलमानों में कहीं ना कहीं जो है सियासी शऊर नहीं है, और कोई लीडरशिप नहीं है, और ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। अगर हम देखेंगे तो एक रिप्रेजेंट था इम्तियाज़ जलील, वो आप किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इम्तियाज़ जलील की अगर बात करेंगे तो 2024 के चुनाव में हम देखेंगे किस प्रकार से जो है एक मुस्लिम एमपी, जो सिर्फ एकमात्र मुस्लिम एमपी था महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? ठीक है, इम्तियाज़ जलील साहब की मैं अगर बात करूं तो 2004 अंतुले साहब के बाद अगर कोई पहला मुस्लिम एमपी चुनकर आता है महाराष्ट्र में तो इम्तियाज़ जलील है, और 4492 वोट से वो जो है इलेक्ट होकर आए थे। और यही वो लोग हैं जिन्हें मैं कहूँगा कि घर को आग लगी घर के चिराग से। ये वही वो मुसलमान थे जिन्होंने प्लानिंग करके इम्तियाज़ जलील साहब को डिवाइड एंड रूल लगाकर उन्हें भी गिरा दिया। मैं किसी पार्टी की तरफ इंक्लाइन नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का फॉलोअर हूँ। मेरा बीइंग अ मुस्लिम, मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। और उनकी एक बात मैं हमेशा से मुझे याद रहती है कि आप जिस भी समाज से आते हो तो अपने समाज के साथ अगर कोई शोषण हो रहा है तो आप उस पर आवाज़ उठाओ। यानी कि ये जो शोषण हो रहा है, जैसा ये राजनीति के अंदर जो सेकुलर अपने आप को सेकुलर पार्टियां मानते हैं, ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को अनदेखा करते हैं, या माइनॉरिटी को किसी चीज़ से डराते हैं, या फिर किसी चीज़ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बलबूते पर वो वोट तो सेकुलर पार्टी का ले लेते हैं, सेकुलर पार्टी वाले ले लेते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी का, लेकिन माइनॉरिटी की किसी भी व्यक्ति को हिस्सेदारी नहीं देती, ये आपका सीधे तौर पर कहना है? मैंने अभी वही कहा आपको कि 48 सीट में से इन्होंने 0 सीट मुसलमान को दी। विधान परिषद में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। और मैं अगर डेटा की बात करूं तो 1952 से लेकर मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो अभी तक के सिर्फ ये हमें 10 MLA से ज़्यादा हमारे MLA जो है वो इलेक्ट होकर नहीं आते हैं। और 1980 में सिर्फ पहली बार 13 MLA जो है, और 1952 में पहली बार 13 MLA जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं। जबकि मैं अगर आबादी के हिसाब से देखूं महाराष्ट्र में तो 33 MLA जो है वो इलेक्ट होने चाहिए एज पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एज पर पॉपुलेशन। लेकिन ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में लोकसभा सीट में 14 खासदार को जिन्होंने जीत दिलाई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि टोटल महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर अब तक 1952 से लेकर जो है अब तक कितने MLA, कितने आमदार चुन कर गए मुस्लिम कम्युनिटी के? देखिए, तो 1952 से मैं 2019 तक की अगर बात करूं तो टोटल 4395 टोटल MLA जो है वो चुनकर आए सारी पार्टियों। और सिर्फ उसमें से मुस्लिम 145 हैं। कितना औसत होना चाहिए था उनका कम से कम? इनका जो है टोटल होने चाहिए थे 404। यानी कि अब तक 404 मुसलमान आमदार बन जाने चाहिए थे महाराष्ट्र की विधानसभा में, लेकिन बने कितने? 145 बने। 404 होना चाहिए थे। 66.23% डिप्रीवेशन रेट है। ये इसी बात की गवाही देता है कि आज हमारे साथ जिस तरीके से वक्फ बोर्ड पर राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से नीतीश राणे हो या रामगिरी महाराज हो, जिस तरीके से हमारे खिलाफ एंटी मुस्लिम हेट स्पीच दी जा रही है, इस्लामोफोबिया का डर क्रिएट किया जा रहा है,
मैं अगर अल जजीरा का आर्टिकल की बात करूं तो 2023 का इन्होंने एक आर्टिकल छापा है जिसमें पूरे इंडिया में 668 एंटी मुस्लिम हेट स्पीच दी गई और महाराष्ट्र में 118, मतलब सबसे ज़्यादा जो एंटी मुस्लिम हेट स्पीच दी जा रही है वो महाराष्ट्र में। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी कम्युनिटी की आवाज़ वो विधान परिषद, विधानसभा या लोकसभा में नहीं गूंजेगी तो आपका हाल उसी लावारिस बच्चे की तरह होना है जिसका कोई नहीं होता है। यानी कि सीधा सीधा तौर पर आपकी एक छोटी मोटी डिमांड होगी या बड़ी डिमांड होगी, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जिस प्रकार से एससी कोटा होता है, एसटी कोटा होता है, उसी प्रकार से माइनॉरिटी कोटे के अंदर जिस प्रकार से ओबीसीओं को दे जा चुका है कि ओबीसी से ये सीट यहाँ पे ठहरेगी, यहाँ पे ठहरेगी, ये उसका सेक्शन बढ़ना चाहिए या फिर सीधे तौर पर मुसलमानों को जो है इसके अंदर हिस्सेदारी देनी चाहिए, आपका ये सीधे तौर पर कहना है? हिस्सेदारी की मैं बात करूं तो इन्होंने इतिहास में भी हमारे साथ धोखा किया है। 28 दिसंबर किन लोगों ने धोखा किया? ये वही जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, अपने आप को जो है देश की आज़ादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमारी है। मैं अगर बात करूं तो कांग्रेस की बात करूंगा और इनके बहुत सारे बड़े ऐसे लीडर हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने खुले तौर पर हमारे साथ धोखा किया। 28 दिसंबर 1927 को जो है रेजोल्यूशन पास कर हमें एश्योरेंस दिया जाता है कि आपकी आबादी के हिसाब से आपको सीट दी जाएगी। वही धोखे का नतीजा है। किसी ने सही कहा है कि लम्हों ने गलतियां की और सदियों ने सजा पाई। आज तक हमारा राजनीतिक शोषण हो रहा है और मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करें। ना कि कोई अगर लीडर हो, ना कि कोई अगर एक पर्सन हो वो सफ़ेद शर्ट पहनता है इसका मतलब वो राजनेता नहीं है। मेरे हिसाब से राजनेता वो होता है जिसके अंदर सियासी शऊर होता है, जिसके अंदर दूरदृष्टि होती है, जिसके अंदर जिसका विजन बड़ा होता है, फोरसाइट होती है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होता है। और आज देखा जाए तो मैंने अभी पहले भी कहा था कि घर को आग लगी घर के चिराग से, ये हमारा हाल है। जिस प्रकार से हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी हो, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी जी ने करते आ रहे हैं। हाल ही के 2024 के लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बहुत सारे मंचों से सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी उसकी संख्या होगी, जिस समाज की जितनी संख्या होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी जो है लोकसभा में होगी। क्या लगता है कि इस बार लोकसभा में वो संख्या पहुँच पाई? मैं राहुल गांधी साहब को इतिहास बताना चाहूँगा। जब 2007-8 के आसपास जो है सच्चर कमेटी बनाई गई थी, तब जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो पावर में थी और सच्चर कमेटी ने 22 रिकमेंडेशन दिए थे और वो रिकमेंडेशन सिर्फ और सिर्फ फाइलों और पेपर पे हैं। ज़मीनी स्तर पर जो है आज भी मुसलमानों की हालत वही है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था। और अगर आप द क्विंट का अगर आप आर्टिकल देखोगे तो उन्होंने रिसेंटली कहा है कि एवरी थर्ड दलित एंड मुस्लिम आर पुअरेस्ट इन दिस कंट्री। मतलब हमारी जो हालत है वो दलितों से भी खराब है, वर्स्ट है, मैं कहना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में सबका साथ, सबकी बराबर हिस्सेदारी होगी, फिर क्यों इन्होंने 48 सीट में से एक भी सीट नहीं दी महाराष्ट्र में? जबकि अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो 77 सीट्स देने चाहिए थे मुस्लिम्स को। जब इंडिया गठबंधन अपने आप को इतना बड़ा सेक्युलर गठबंधन कहता है, इन्होंने हमें सीट नहीं दी। ये इसी बात की गवाही है कि ये सिर्फ वादे करते हैं और वादा खिलाफी कहते हैं, जिसको पॉलिटिकल साइंस में स्ट्रैटेजिक एम्बिगिटी कहते हैं और एक दोगलापन कहा जाता है। क्या लगता है कि किस प्रकार से जो है महाराष्ट्र की आज की जो राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से खेल होते जा रहे हैं कि पार्टियों का टूटना, पार्टियों में से एक में का दो बंटवारा होना, क्या लगता है कि आने वाले 2024 में कहीं ना कहीं जो समाज को आज जो वंचित किया जा रहा है, जैसा कि आपका मानना है कि वंचित किया गया है खास मुस्लिम कम्युनिटी को, तो ये आने वाले चुनाव में मुस्लिम कम्युनिटी आखिर करे तो क्या करे? देखिए 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी पावर में है। हमें सेक्युलरिज्म का नारा हमें दिया गया, हमें संविधान बचाने का नारा दिया गया, हमें बीजेपी का डर दिखाया गया, हमें हर तरीके से एक तरीके से हमारी दिशा भूल की गई और हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं दी गई। मेरा मानना यह है कि राजनीति जज्बाती तरीके से नहीं होती। राजनीति जो है पॉलिटिक्स मस्ट बी रियलिस्टिक। आपको रियलिस्टिकली सोचना पड़ेगा। अगर आपको वाकई में अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो आपको हिस्सेदारी से उनसे हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। और जैसे मुझे यहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक थॉट याद आता है कि अपने हिस्से को हासिल करने के लिए ताकतवर होना ज़रूरी नहीं है, गैरतमंद होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा हमें गैरतमंद होना ज़रूरी है और हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो थर्ड फंड बनाकर हमें हमारी हिस्सेदारी लेनी चाहिए। जिस प्रकार से आप जो बात कर रहे हैं कि हिस्सेदारी की, यानी कि आज तक जो है ये कम्युनिटी के लोग सिर्फ वोट डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप वोट लेने वाले बन जाए, ये आपकी सोच है?
यकीनन जब तक कि हमारी कोई आवाज़ विधानसभा, विधान परिषद, संसद में नहीं गूंजेगी, तब तक के हमारी कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से कोई सुनने वाला नहीं है। और डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की खासियत यही है कि हर एक समाज, हर एक समुदाय की जो है आवाज़ जो है वो संसद में, विधान परिषद और विधानसभा में गूंजनी चाहिए। जिस प्रकार से जो है आज का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, खासकर जो है किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसके बारे में जो है एक फोबिया फैलाया जा रहा है समाजों के अंदर, बहुत सारे समाजों को जो है डिवाइड करने की बातें सामने आ रही है। एक ये जो भी भाषणबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं जो पावर की जो पार्टियां होती है ये उनको सपोर्ट रहने की बात देती है, जिसका तोड़ने के लिए, इन चीज़ों को तोड़ने के लिए दूसरे सेकुलर पार्टियों के अंदर जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको कि आप जो है उनके बारे में बोलिए, तो उन लोगों को इस बार 2024 के चुनाव में उतार उनको सीधा सीधा जवाब देना चाहिए या नहीं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। मैं ये सारे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों का एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। इन्होंने मणिपुर पर बात की, इन्होंने विशालगढ़ पर बात नहीं की, ना ही ये रामगिरी महाराज के वक्तव्य पर अपना कोई डिसीजन देते हैं। इनको डर ये है कि इनके जो मेजॉरिटी वोट बैंक है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर आप, मेरे हिसाब से, मैं हो सकता है गलत हो सकता हूँ, लेकिन राजनीतिक कैलकुलेशन में अगर बताऊँ तो हाल ही में 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, मेजॉरिटी वोट जो है वो कंसोलिडेट हुआ, वो डिवाइड हुआ, लेकिन माइनॉरिटी वोट जो है वो कंसोलिडेट होकर एक जगह पर जो है एकत्र आकर उन्होंने वोट डाला। और यही वो रीज़न है कि आज हमने 400 पार के नारे को रोका। सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि हमें ये हिस्सेदारी नहीं देते और हमारा सिर्फ और सिर्फ ये वोट लेने में भरोसा रखते हैं। अगर हम बात करेंगे 1952 से लेकर 2019 तक की, तो ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी उनको वोट तो देते आ रही है, लेकिन 2024 में ऐसी क्या वजह रही होगी जो ये कम्युनिटी एक अलग ही विजन के साथ सो कॉल्ड पार्टियों को, जो सेकुलर मानती है अपने आप को, उनके लिए बाहर कसीर तादाद में आकर ये लोगों ने जो है वोट किया? क्या लगता है कि 2024 में आने वाले जो भी स्टेट के अंदर चुनाव होंगे वहाँ पे उनको हिस्सेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी? हिस्सेदारी तो देना चाहिए। हिस्सेदारी अगर नहीं मिलेगी तो मैं खुले तौर से, मैं जज्बाती तौर से नहीं कहूँगा, लेकिन मैं रियलिस्टिकली कहूँगा कि हमें खुद का घर जलाकर किसी दूसरे के घर को आबाद करने में हमें यकीन नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, जो जितने भी स्टेट में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, अभी महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो इनसे आप डिस्कशन डायलॉग करके अपनी हिस्सेदारी ले सकते हो। अगर ये लोग हिस्सेदारी देने के लिए राज़ी नहीं है तो जाहिर सी बात है प्लान भी रखकर चलना चाहिए। अगर प्लान बी की अगर हम बात करेंगे तो जिस प्रकार से जो है महाराष्ट्र के अंदर सेकुलर पार्टी, शरद पवार की जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसमें एक अजीत पवार हैं जिन्होंने अलग होकर बीजेपी के साथ वो महायुति के अंदर जो है शामिल होकर सरकार बना। अब आने वाले समय में इन पार्टियों का किस प्रकार से रोल रहेगा, क्या मतलब लोगों की मंशा रहेगी कि किस प्रकार से ये जो कम्युनिटी, जो आप जो बात करें जिस कम्युनिटी की, ये कम्युनिटी का क्या योगदान इनके साथ रहेगा, या किस तरह से इन लोगों के बहकावे में आने से बचे? क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? अजित पवार साहब का आपने क्वेश्चन करा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वही अजित पवार साहब हैं जो विशालगढ़ में जाते हैं और कहते हैं कि मैं 25-25 हज़ार कंपनसेशन दूंगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने भी दंगा करवाया उनको सज़ा मिलेगी और उनका ट्रायल होगा, कोर्ट चलेगा, कन्विक्शन। इन्होंने ये बात नहीं की, क्योंकि वो मैटर है ना, क्योंकि वो उनकी सहयोगी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरी बात, अजित पवार साहब जो कहते हैं अल्पसंख्यक मुस्लिम मेड़ावा लेते हैं, जगह जगह पे मुसलमानों, माइनॉरिटी को ये लोग आश्वासन देते हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं, लेकिन क्या बात है कि ये जिस पार्टी के साथ अलायन है वो पार्टी ही हम पे अत्याचार कर रही है। तो किस तरीके से मुसलमान जो है भरोसा करके इनके साथ जाएगा और किस तरीके से इन्हें वोट देगा? फिर क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में, जो है सोलापुर की जनता हो या फिर महाराष्ट्र की जनता हो या पूरे हिंदुस्तान की जनता हो, जहाँ पर भी चुनाव चल रहे हैं वहाँ पर जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर जो है, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी के लोगों को क्या सजेशन करना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? चाणक्य ने एक बात कही थी कि संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी का हाल ये है कि सियासी शऊर नहीं है। अगर कोई नेता वाइट शर्ट पहनता है तो वो नेता ही नहीं होता। दूसरी बात, हमारे लोग डिवाइड एंड रूल का जो है वो शिकार होते हैं। आज मैं सोलापुर मध्य की बात करूं या फिर मैं औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात करूं, तो ऐसे कई मुस्लिम हैं जिनका जो विनेबिलिटी से, जो विनिंग सीट से जो नाता है वो बहुत दूर तक का रहता है। वो जीत नहीं सकते, वो ये बात वो भी जानते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपक्ष हो या किसी पार्टी का टिकट लेकर फॉर्म भरते हैं और अपने ही इसको गिराते हैं। ये बहुत ही दुखदायक बात है। मैं कहना चाहूँगा कि इत्तेहाद कर जो है मुत्तहिद होकर काम करें। इंशाल्लाह जो है जो भी समाज पर अत्याचार होगा वो नहीं होगा।
तो ये थे हमारे साथ आमिर शेख जी, जिन्होंने पॉलिटिकल एनालिसिस बड़ी बेहतरीन तौर पर बताया कि साल 1952 से लेकर साल 2019 तक किस प्रकार से जो है लोकसभा के अंदर लोकसंख्या के आधार पर मुस्लिम कम्युनिटी के कितना प्रतिनिधित्व रहा। उसके बाद जो है महाराष्ट्र के अंदर इतने सारे एमएलए जीत कर आते हैं 4000 से अधिक, जहां पर होने चाहिए थे 400 के आसपास जो है मुस्लिम एमएलए होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर जो है सिर्फ 145 के आसपास मुस्लिम कैंडिडेट रहे। और हाल ही में आने वाले चुनाव में उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया है कि इतनी ज़्यादा संख्या है तो आपका उतना प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आमिर शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात कर अच्छा लगा और आपके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लगे। मेरा मुस्लिम समाज को एक मेरा संदेश ये रहेगा कि जहाँ पर आपकी आवाज़ और आपका कोई कायद नहीं होगा, जाहिर सी बात है आपके साथ अत्याचार और अन्याय होना निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आगे की जानकारी के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ चर्चा का सत्र देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल। मैं आकिब मड़की, जय हिंद।